इस बीच खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है। दरअसल इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो वैश्विक सप्लाई पर पड़ने वाला है। इसकी वजह से वैश्विक सप्लाई धीमी हो सकती है। समुद्री व्यापार में बीमा लागत बढ़ सकती है, जो अभी भी बढ़ी हुई नजर आती है। शेयर बाजार में गिरावट आने की आशंका है। इसके साथ ही जो विकासशील देशों के लिए ये संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है अगर ऊर्जा का ये खेल इसी तरीके से चलता रहता है, ऊर्जा का व्यापार इसी तरीके से प्रभावित होता है, तो विकासशील देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। खबर यह है कि ईरान का अमेरिका पर तंज देखने को मिला है। वीडियो के माध्यम से अमेरिका पर यह तंज कसा गया है। आपको बताएं कि ईरान ने एक और वीडियो जारी कर दिया है, अमेरिका को घेरा है। अमेरिका पर तंज कसे हुए हॉर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर के उनकी तरफ से यह तंज कसा गया है। उन्होंने कुछ इस तरीके से एआई का वीडियो जारी किया है, जिसमें एक गेम के माध्यम से वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कोशिश करते हैं कि हॉर्मुज में वो अपने झंडे गाड़ दे, लेकिन ईरान की सेना भी उसी तरीके से आगे बढ़ती है। ईरान का झंडा आप देख सकते हैं, ये एक गेम बना करके उन्होंने दरअसल एक तंज कसने की कोशिश की है, जिसमें वो अमेरिका के जहाज को डुबो देता है, उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है और ये सब कुछ ईरान अपने गोला बारूद का इस्तेमाल करके करता है। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये तस्वीर यूएसए के विमान की है, जिससे निशाना ये ईरान का विमान है उससे बनाते हुए दिखाया गया है। ईरान के जो सैनिक हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार कैसे एआई का इस्तेमाल करके ये वीडियो गेम के माध्यम से कर रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की एक कैप पहना दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को, जिनकी तरफ से ये आदेश जारी किया जा रहा है कि हॉर्मुज में अमेरिका की जो सेना है वो आगे बढ़े। अब अमेरिका की सेना आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करती है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जो सेना है वो उसे घेर लेती है। वीडियो गेम के माध्यम से भी इस पूरी लड़ाई को वो लड़ने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हालांकि प्रोपेगेंडा वॉर है, लेकिन ये इसी तरीके से चलती है जब दूसरे देश को उसकी जगह दिखानी होती है, और यही ईरान इस पूरे युद्ध में बार बार करते हुए नजर आ रहा है। खबर यह है कि यूरोप में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा है। हंगरी में चुनाव हार गए हैं विक्टर ऑर्बन। यूरोप में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है कि हंगरी में विक्टर ऑर्बन चुनाव हारे हैं। लोगों ने पोस्टर लगा करके माग्यार की जीत का जश्न मनाया है। यह खबर है, राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्बन का समर्थन किया था। यूरोपीय संघ की नीतियों का उनकी तरफ से विरोध किया गया था। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग चुनाव में जीत के बाद हंगरी में क्या हालात बने हुए जरा वो देख लीजिए। लेकिन जिन्हें समर्थन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे थे वो चुनाव हार चुके हैं। ये एक झटका भी है यूरोपीय संघ को लेकर के। अमेरिका को एक ये बड़ा झटका लगा है। अमेरिका को लगा था कि वो अपनी नीतियों के हिसाब से हंगरी को राजी कर लेगा, लेकिन हंगरी में उसके उलट पुलट कुछ और ही खेल हो गया है। हंगरी से ये बेहद शानदार तस्वीरें आ रही हैं, जहां लोग चुनाव जीतने के बाद कुछ इस तरीके से सड़कों पर उतर करके जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पीटर माग्यार हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है और पीटर माग्यार की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ऑर्बन का समर्थन किया गया था, जो कि यूरोपीय संघ की नीतियों का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब अमेरिका के लिए ये एक और बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि उनके साथ ना तो नेटो खड़ा हुआ है, ना ही यूरोपीय कंट्रीज खड़ी हुई हैं इस पूरे युद्ध के दौरान। मिडिल ईस्ट में तनाव दूर करने के लिए बातचीत की गई, विफल हो गई, जिसके बाद अब एक बार फिर से जंग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में राष्ट्रपति पुतिन मध्यस्थ की भूमिका में नजर आ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। जंग फिलहाल तो थम गई है, लेकिन वार्ता विफल होने के बाद अब उसके दोबारा धधकने की आशंका भी जताई जा रही है। इस बीच खबर है कि ईरान का पुराना सहयोगी रूस मध्यस्थता कर सकता है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत के दौरान ये पेशकश की। बताया जा रहा है कि पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से कहा कि वो मिडिल ईस्ट में शांति लाने की कोशिशों में मदद करने के लिए तैयार हैं। क्रेमलिन ने दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत के बारे में बताते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि वो इस जंग के राजनीतिक और कूटनीतिक हल की तलाश को और आसान बनाने और मिडिल ईस्ट में वास्तविक शांति लाने की कोशिशों में मदद करने के लिए तैयार है। दरअसल पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता विफल हो गई
और इसे लेकर अमेरिका ने दावा किया कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार का रास्ता छोड़ने से मना कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कंट्रोल और तेहरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं। उधर ईरानी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा कि यूएस ईरान का भरोसा जीतने में नाकाम रहा, जबकि ईरान ने बिल्कुल ठीक मांगे रखी थी। रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की, साथ ही आरोप लगाया कि अमेरिका ईरान से एक काल्पनिक खतरे का इस्तेमाल अपने संवैधानिक सिस्टम को खत्म करने के बहाने के तौर पर कर रहा है और कहा कि ईरानियों से उनके नेताओं से सत्ता छीनने की अमेरिका की अपील बेहद निंदनीय और अमानवीय थी। पुतिन की ये कोशिश अहम मानी जा रही है क्योंकि पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। यूक्रेन के साथ समझौते में भी ट्रंप ने जो प्लान पेश किया था वो प्रो रूस माना जा रहा था। उधर रूस को ईरान का करीबी माना जाता है, हालांकि उनकी कोशिश मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएगी ये तो समय ही बताएगा। तो क्या स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट में वो आपने देख लिया है। एक तरफ लेबनान सुलग रहा है, दूसरी तरफ इजराइल में आग लगी हुई है, तीसरी तरफ ईरान भी पूरी तरीके से झुलसा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की आर्थिकी को अच्छी खासी चोट पहुंची है। अब खबर गाजा से जुड़ी हुई भी आ गई है सबके बीच में कि इजराइल ने गाजा में रह रहे लोगों को चेतावनी जारी कर दी है। गाजा में पर्चे गिरा करके ये चेतावनी जारी की गई है। लोगों को हमास से दूर रहने के लिए कहा गया है कि हमास की एक्टिविटी में लोग शामिल ना हो। सीधे तौर पर गाजा में ये जो पर्चे गिराए गए हैं, आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं कि आसमान से ये पर्चे बरसते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें दरअसल वार्निंग ही लिखी गई है कि लोग हमास से दूर रहें, उनसे किसी भी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश ना करें, उनकी एक्टिविटी में शामिल होने की कोशिश ना करें। जरा ये तस्वीर देखिए, ये पूरा उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ, अपनी भाषा में लिखा हुआ है और उसमें संदेश यही दिया गया है कि जो लोग हमास के समर्थक हैं, हमास के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वो जरा संभल जाए। गाजा पट्टी में स्थिति ये है कि एक पूरे हिस्से को खत्म कर दिया गया है, लोगों को दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया है। अमेरिका वहां पर पुनर्वास की योजना लेकर के आ रहा है। बोर्ड ऑफ पीस में बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर भी कर दिए थे कि करोड़ों का खर्चा करके उस जगह को फिर से रीडेवलप किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से इजराइल ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर हमास के साथ खड़े होकर के हमास की एक्टिविटी में साथ निभाते हुए गाजा के लोग पकड़े जाते हैं तो उनका वही हाल होगा जो होना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों वेस्ट बैंक से लेकर के गाजा तक एक संसद के अंदर, इजरायली संसद के अंदर कानून पास किया गया था कि अगर इसमें कोई भी हमास का समर्थक या हमास के समर्थन में लोग एक्टिविटी करते हुए पाए जाते तो उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। हालांकि इस पूरे कानून पर बहुत ज्यादा कोहराम मचा था, लेकिन इन सब के बीच में कुछ और तस्वीरें सामने आ जाती है कि हमास की एक्टिविटी में शामिल नहीं होने के लिए हमास के गाजा के लोगों को कह दिया गया है कि जो लोग गाजा में रहते हैं, अगर वो हमास का समर्थन करते हैं तो उन्हें उनसे दूरी बनानी है। अब एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि आईडीएफ का लेबनान पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लेबनान पर बड़ा अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क पर एक बार फिर से हमला किया गया है। टनल का जाल बिछा हुआ है पूरे बेरूत में। अंडरग्राउंड टनल्स नेटवर्क को तोड़ने का जो दावा है वो कर दिया गया है आईडीएफ की तरफ से। दक्षिणी लेबनान में ये टनल नेटवर्क ध्वस्त किया गया है। वो ये कह रहे हैं, जिस तरीके से हम आपको लगातार खबरें बताते रहे हैं कि हमास ने गाजा के भीतर टनल का एक नेटवर्क बिछा रखा है और इसी तर्ज पर हिजबुल्लाह ने भी बेरूत के अंदर टनल का नेटवर्क बिछा रखा है कि एक जगह हमला होता है तो टनल के माध्यम से वो दूसरी जगह जाकर के शरण ले लेते हैं। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स ये तस्वीरें जारी करके कह रही है कि उन्होंने जो साउथ बेरूत में, दक्षिणी लेबनान में टनल नेटवर्क बनाया हुआ था वो हमने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, वो हमने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। दो खबरें आपको बता रहे हैं। ये दोनों ही खबरें वैसे इजराइल से ज्यादा जुड़ी हुई है क्योंकि हमास के साथ इजराइल उलझा हुआ है, लेबनान के साथ इजराइल उलझा हुआ है और दोनों ही जगह जबरदस्त तबाही इजराइल की तरफ से की जा रही है। एक तरफ हमास से ना जुड़े, हमास की एक्टिविटी में गाजा के लोग शामिल ना हो, ये गाजा के लोगों को चेतावनी दी गई है पर्चे बाकायदा आसमान से बरसा करके। दूसरी तस्वीर ये है कि दक्षिणी लेबनान में जो टनल का जाल बिछाया हुआ है
किसकी तरफ से? हिजबुल्लाह की तरफ से। इजरायली डिफेंस फोर्स कह रही है कि हमने उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क को तोड़ने का दावा उनकी तरफ से किया गया है। कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी उनकी तरफ से जारी की गई हैं। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें जारी की गई है जिसमें उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमने हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर नहीं हो पाने की एक बहुत बड़ी वजह रही है लेबनान में सीज फायर न हो पाना। लेकिन इन सब के बीच में इजरायल ने साफ कर दिया है कि लेबनान पर इजरायल के हमले नहीं रुकेंगे। हालांकि इजरायल और लेबनान अमेरिका में वार्ता करने जा रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह की मौजूदगी की वजह से वार्ता सफल होने की उम्मीद है बेहद कम। एक और हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इजरायल का लेबनान पर एक्शन जारी है। वार्ता के लिए ईरान ने एक शर्त यह भी रखी थी कि लेबनान में युद्ध विराम होना चाहिए। अमेरिका और इजरायल ने साफ कर दिया था कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इस बीच नेतन्याहू खुद ही लेबनान पहुंच गए, जहां उन्होंने इजरायल के सैनिकों से मुलाकात की। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हमलों के खतरे को खत्म कर लिया है। इस दौरान खबर है कि लेबनान से इजरायल पर कम से कम 10 रॉकेट हमले हुए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेबनान में इजरायल के सैनिकों के साथ मुलाकात का एक वीडियो नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि आज लेबनान में अपने वीर लड़ाकों के साथ। इस वीडियो में भी उन्होंने अपने सैनिकों के लिए एक मैसेज भी दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हम जो देख रहे हैं वो ये है कि हमने इस सुरक्षा क्षेत्र के जरिए लेबनान से होने वाले हमले के खतरे को नाकाम कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ रक्षा मंत्री इजरायल काट्स और सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आयल जमीर भी थे। नेतन्याहू ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान के अंदर जमीनी कार्रवाई से हिजबुल्लाह की ओर से रॉकेट हमलों के खतरे को रोकने में मदद मिली है। जो उत्तरी इजरायली समुदाय को निशाना बना रहे थे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजरायली सेना इस इलाके में हमास से भी निपट रही है। उन्होंने कहा कि अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है और इजरायल का मिशन जारी है। इस बीच खबर है कि लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने कहा कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं। सलाम के मुताबिक लेबनान ने इजरायल के सामने 2 शर्तें भी रखी हैं। लेबनानी कैदियों की रिहाई और 10 लाख से ज्यादा विस्थापित लोगों की वापसी की मांग की गई है। उधर लेबनान और इजरायल के बीच अमेरिका में 14 अप्रैल को वार्ता होने जा रही है। दोनों ही देशों ने एक औपचारिक बैठक में शामिल होने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। हालांकि दोनों देशों के बीच शांति की राह में हिजबुल्लाह एक बड़ा रोड़ा हो सकता है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह का असर बहुत गहरा है और वो ईरान का साथ दे रहा है। ऐसे में लेबनान और इजरायल के बीच कोई समझौता हो सकता है, इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। ईरान लेबनान में सीज फायर की मांग कर रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है हिजबुल्लाह, जिसे ईरान का प्रमुख सहयोगी माना जाता है। ईरान की वजह से ही हिजबुल्लाह जंग में उतरा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह की दुश्मनी आखिरकार कितनी पुरानी है और ये दुश्मनी कैसे शुरुआत हुई थी। ईरान और इजराइल में दुश्मनी की सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू हुई दुश्मनी। ईरान ने इजराइल को अवैध और कब्जा करने वाला राज्य उसके साथ ही मान लिया था। दोनों ही देश एक दूसरे को मानते हैं अपने अस्तित्व के लिए खतरा, और इसीलिए ये बार बार युद्ध में उतरते रहते हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हूतियों की मदद ईरान की तरफ से की जाती है, ये ईरान पर आरोप लगते हैं। इसके अलावा सीरिया में ईरान की जो मौजूदगी है उससे इजराइल में तनाव भी बढ़ा रहता है। इजराइल को हमेशा के लिए ईरान खत्म करना चाहता है, ये इजराइल का कहना है। सीरिया में ईरान के सैन्य और प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले इजराइल की तरफ से किए जाते हैं। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहता है इजराइल, क्योंकि उसे लगता है कि ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए वो बार बार इस तरीके के युद्ध में उतरता है ताकि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके। तो ये उनके पूरा लंबा इतिहास है और ये सब कुछ शुरुआत 1979 से ही हुई है। हालांकि ईरान वो दूसरा देश रहा है जिसने इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दी थी, लेकिन उसके साथ ही 1979 की जैसे इस्लामिक क्रांति आती है, सबसे पहले इजराइल पर ये जो वैध होने का ठप्पा लगा था वो ईरान ने सबसे पहले रिमूव कर लिया, और उसे हटाने के साथ साथ उसने क्षेत्र में कुछ प्रॉक्सियों को जन्म दिया जो IRGC के जन्म के बाद हुए, हिजबुल्लाह और हूती खास तौर पर, जिसकी वजह से इजराइल बार बार
इनसे ना चाहते हुए भी उलझने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि हिजबुल्लाह और हूती इजराइल को बार बार नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला इस बीच देखने को मिला है। साउथ लेबनान पर एक बार फिर से इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बड़ा हमला कर दिया है। आईडीएफ की तरफ से यह बड़ा हमला किया गया है। कहां किया गया है? बिंत जबील, शामा, अल ख्याम में हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में जबरदस्त झड़प हुई है। यह भी बताया जा रहा है आईडीएफ ने बिंत जबील को घेर लेने का दावा कर दिया है। उस पूरी जगह को घेर लिया गया है आईडीएफ, और इसके साथ साथ बिंत जबील, शामा और अल ख्याम में आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच में जबरदस्त झड़प के बाद जो तस्वीरें वो कुछ इस तरीके से सामने आई हैं। एक तो आसमान से बारूद बरसाई जा रही है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, और उसके साथ ये तस्वीरें जरा आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसका शिकार हुए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ऐसी ही तस्वीरें बेरूत से आ रही हैं, बार बार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ये कई शहरों की तस्वीरें सामने आई हैं कि वहां पर किस तरीके से नुकसान किया गया है। जरा एक बार ये तस्वीरें हम फुल स्क्रीन भी आपको दिखा देते हैं कि जब ये विस्फोट वहां पर होता है तो जो सामान रखा हुआ है, जो वहां पर लोग मौजूद हैं, उसके साथ विस्फोट का शिकार होता है। तो लेबनान में इजराइल की तरफ से ये जो भारी हमला किया गया है, उसकी वजह से भारी तबाही भी हुई है। शिफा के रिहायशी इलाकों में भारी तबाही हुई है। इजरायली डिफेंस फोर्स के एयर स्ट्राइक से भारी नुकसान वहां पर भी हुआ है। कई जगह पर यह हमला किया गया है। शिफा में किया गया है, बिंत जबील में किया गया है, शामा और अल ख्याम में किया गया है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि लेबनान में इजराइल ने जो हमला किया है उसकी वजह से जो भारी तबाही शिफा में हुई है वो किस तरीके से हुई है। बताया यह जा रहा है कि लेबनान की ही एक जगह है शिफा, जहां पर रिहायशी इलाके में भारी तबाही हुई है, और ये सब कुछ इजरायली डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक की वजह से हुई है। ये शिफा की तस्वीरें सामने आई है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जो एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद ये बिल्डिंग की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, ये पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गई है और ये खत्म हो गई है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि मलबे में अगर कोई दबा हुआ है तो उसे बचाया जा सके, लेकिन जैसा हाल बेरूत का कर दिया गया है, लेबनान का कर दिया गया है, उसकी वजह से अभी तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। शिफा से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें भी कुछ हाल ऐसा ही नजर आता है। आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक शहर का हाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह का हाल, पूरी कंट्री का हाल कुछ इसी तरीके से कर दिया गया है। और इनका एक देश उत्तरी में है, एक देश दक्षिणी में है। किसी और देश को बीच में आने की जरूरत नहीं है जहां से इन्हें गुजरने के लिए किसी का एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता पड़े। इसलिए ये स्वतंत्र होकर के एक दूसरे पर हमला करते हैं। हिजबुल्लाह भी इसी तरीके से हमला करता है इजराइल पर, लेकिन इस बार इजराइल की तरफ से जो स्ट्राइक की जा रही है उसकी वजह से मानवीय संकट तो लेबनान के अंदर जरूर गहरा गया है, और यही वजह है कि अब इन दो देशों को एक टेबल टॉक के लिए मनाया जा रहा है। लेकिन इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लेबनान सरकार को हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर वो कंट्रोल नहीं करेगी तो इसी तरीके से हम नुकसान लेबनान के अंदर करते रहेंगे, और हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान में रहने वाले आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जो इन तस्वीरों में समझ में आती हैं। शिफा से लेकर के हर एक जगह को निशाना बनाकर के नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अमेरिका ईरान के बीच में जंग में एक बड़ा किरदार चीन भी है। अमेरिका चीन को पहले भी चेतावनी दे चुका है, लेकिन ये बात भी सही है कि चीन की मदद के बिना अमेरिका के लिए अपने लिए नए हथियार तैयार कर पाना मुश्किल होगा। तो क्या अमेरिका झुकेगा चीन के सामने, या फिर चीन पीछे हटेगा, जो उस पर 50% टैक्स लगाने की बात अमेरिका की तरफ से की जा रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से अमेरिका को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की मिसाइलों का जखीरा लगभग खाली हो चुका है, लेकिन अब खबर है कि चीन से तनाव की वजह से अमेरिका की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध में ईरान के हमलों से अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान हुआ। हथियारों की भरपाई के लिए जरूरी गैलियम पर चीन का दबदबा अमेरिका की चिंता बढ़ा रहा है। बढ़ती मांग और सप्लाई संकट से चीन की रणनीतिक ताकत मजबूत हुई है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। युद्ध की वजह से अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बड़ा नुकसान हुआ। इस सिस्टम में ऐसे रडार और इंटरसेप्टर शामिल होते हैं जो दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन को पहचान कर उन्हें हवा में ही मार गिराते हैं। लेकिन ईरान ने इन रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया, जिसके कई सिस्टम्स खराब या नष्ट हो गए।
हथियारों को दोबारा तैयार करने के लिए अमेरिका को एक खास धातु गैलियम की जरूरत होती है। ये एक महत्वपूर्ण मिनरल है जिसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, विंड टरबाइन और मोबाइल लैपटॉप चार्जर जैसे हाईटेक प्रोडक्ट्स में भी होता है। लेकिन समस्या ये है कि गैलियम की प्रोसेसिंग पर चीन का लगभग पूरा नियंत्रण है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे अमेरिका अपने हथियारों का स्टॉक फिर से भरने की कोशिश करेगा, गैलियम की मांग बढ़ेगी और इससे चीन की ताकत और बढ़ेगी। पिछले 1 महीने में ही गैलियम की कीमत करीब 32% बढ़ चुकी है। इससे पहले भी चीन ने इस मिनरल की सप्लाई सीमित कर अमेरिका पर दबाव बनाया था, जिससे दोनों देशों के मिनरल के लिए बातचीत शुरू हुई थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान के हमलों के कारण अमेरिका को एक मिसाइल गिराने के लिए कई इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़े। कुछ मामलों में एक मिसाइल को रोकने के लिए 10 से 11 इंटरसेप्टर तक दागे गए। इससे हथियारों का स्टॉक तेजी से खत्म हुआ। गैलियम के अलावा टर्बियम और डिस्प्रोसियम जैसे दूसरे रेयर अर्थ मिनरल्स भी मौजूदा सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं और इनकी प्रोसेसिंग में भी चीन का 90% से ज्यादा नियंत्रण है। ऐसे में अगर सप्लाई में बाधा आती है तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करने के लिए नई सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ $3 अरब का समझौता किया, जिसमें गैलियम रिफाइनरी बनाने की योजना भी शामिल है। पेंटागन ने एक कंपनी में $400 मिलियन का निवेश भी किया, जो देश की इकलौती रेयर अर्थ माइन चलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।